जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक गज़न फरावान। आज हम अपने सदाए लाहौर प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल, वज़ीर ख़जाना की तब्दीली, वज़ीर दाखिला की तब्दीली भी मुतवक्के है और PDM क्या कर रही है। तो आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं अशरफ मेहताब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। अशरफ मेहताब साहब, बताइएगा मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है तेज़ी से बदल रही है और बातें फिर शुरू हो गई हैं कि वफाकी हुकूमत भी बदल रही है, पंजाब हुकूमत भी बदल रही है, तो क्या ख्याल है, हालात किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी ज़फ़र वान साहब, आपका भी शुक्रिया, चैनल का भी शुक्रिया कि आप मौका देते हैं। सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की आपको पता है कि आज की इस तरह से नहीं है, ये तकरीबन पिछले 60-70 साल से ऐसे ही चल रही है जी। और इसकी कोई समझ नहीं आती। ये एक दिन नीचे होती है, एक दिन ऊपर होती है, कहीं दरमियान में होती है, तो ये सिलसिला चलता रहता है। जैसे आपने मौजूदा सूरत हाल के बारे में पूछा, तो इस वक्त 5 और 7 का हिस्सा जो है, ठीक है, वो किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। अब अगर गौर करें सेनेट के इलेक्शन में, तो 7 के हिस्से ने किसी को जितवाया, किसी को हरवाया, ठीक है। वो 7 का हिस्सा मीन के 7 वोट थे, हाँ ठीक है। 7 वोट गिलानी को ज़्यादा पड़े, वो सेंटर बन गए। 7 वोट गिलानी को कम पड़े, वो चेयरमैन सेनेट नहीं बन सके, ठीक है। 7 वोट फीसाद शेख को नहीं पड़े, वो वापस बाहर निकल गए। तो ये अब ये 5 का हिस्सा भी इसके साथ आप अगर लगा लें तो आपको समझ आ जाएगी। 7 और 5 12। 5 का हिस्सा इसलिए कि जब से इमरान खान साहब आए हैं, ठीक है, 5 वज़ीर ख़ज़ाना बदले, 5 वज़ीर इत्तलात बदले, ठीक है, और इसी तरह से 5 IG पंजाब के बदल दिए, 5 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए, और बाकी जगहों पे भी तकरीबन कोई ऐसे ही सूरत हाल ऐसे हुआ, ठीक है। तो ये जो तब्दीली है, ये 5 और 7 के दरमियान जो घूमती हुई ये तब्दीली है, इसका मंतकी ये जहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हुकूमत 5 साल भी पूरी कर जाए, ठीक है, अगर वो उसकी कारकर्दगी सिफर है, आवाम को उसका कोई रिलीफ नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि फिर आइंदा कौन इसको वोट देगा। और दूसरा ये है कि अगर फिर भी ये किसी ना किसी तरीके से बराजमा हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद फिर अवाम का और इस मुल्क का क्या बनेगा। आप अच्छा मतलब सब जो PDM सेनेट इलेक्शन के लिए बनी थी कि जी सेनेट इलेक्शन में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, वो तो हो गई, कामयाबी नाकामी आपके सामने है। अब बात है PDM की सियासी कि वफाकी हुकूमत को बदलना है और पंजाब हुकूमत को बदलना है। इस पे PDM यकजा नहीं है, क्या वजूहत सामने आई? आपको पता है कि अगर 4-5-6 प्लेयर एक टीम के अंदर मुत्तहिद होकर खेले तो टीम के जीतने के 99% इम्कान होते हैं, ठीक है। PDM के अंदर जो 11 जमातें थी, उनमें से 3 बड़े प्लेयर थे, ठीक है, वही उसमें के ऑलराउंडर थे, बॉलर भी और बैट्समैन भी थे, और उन्हीं की कारकर्दगी पे किसी हद तक हुकूमत को उन्होंने काफ़ी टफ टाइम दिया, ठीक है। जरदारी साहब हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब की पार्टी है और उसमें फजल रहमान साहब की पार्टी है, ठीक है। बाकी जो 7 प्लेयर हैं वो फील्डिंग के लिए साथ रखे हुए हैं। कोई इतना उनका उस हवाले से सियासी कद काट नहीं है, कोई एक जगह का है, कोई एक मुकामी सतह का लीडर है। इन तीनों के दरमियान ये जो इस वक्त वो मैच हो रहा था, PDM का घूम रहा था। अब उसमें एक मेन प्लेयर ने बीच में से, आप ये कह लें कि जिस तरह आप बात करते थे पहले भी, आपको सियासी छुरे, अच्छा ठीक है, तो वो जरदारी साहब ने एक ऐसा सियासी छुरा मारा है उनको कि वो PDM का नाम नहीं रहा, तितर बितर हो गई है टीम, खत्म हो गई। तो यकीनी बात है फिर अब उनके लिए हालात इस तरह के नहीं रहे कि मुत्तहिद रह सके, तो फिर उन्होंने बाकी ने भी बहाना बनाया कि वो बीमार हो गए, फजल रहमान साहब, उधर से आ गया बहाना कि वो जी मरीम भी बीमार हो गई है, ठीक है। तो गेम उनकी तकरीबन एंड हो गई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि PDM से इतना खतरा नहीं था जितना अभी उनको अंदरूनी खतरा है अपने अंदर से। अब अभी देखे ना, हफीज शेख चंद दिनों तक बड़े अच्छे थे, ठीक है, वो बैनुल-अक़वामी मार्केट से पढ़ के आए थे, वो मुआशियत को बहुत अच्छा जानते थे। जब उनको निकाला तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि जी ये महंगाई के यही सबब बने, ठीक है। अब 4-5 जो वजीर हैं, इसी तरह की उनकी कारकर्दगी है, उनके ऊपर भी उनकी वजारतों के ऊपर वो लाल लकीर लगने वाली लग गई है, ठीक है। अब पता नहीं आप जाती कब। अब उसमें बिजली के खास तौर पर वजीर है, उमर यूसुफ साहब है, मुशर्रफ दौर में रहे, यही आ रहा, नून लीग में रहे, शुक्र है नून लीग ने उनको कोई खास वो जगह नहीं दी, कोई वजारत ऐसी नहीं दी। अब इसमें है तो आपके सामने है कि बिजली का क्या हाल है, सर्कल डेट नहीं कंट्रोल हो रहा, जगह जगह छापे मार रहे हैं, हर रोज आप पढ़ते हैं इतनी FIR, इतनी ये कर लिया, चोरी रोक ली। अगर ये सारा कुछ रुक गया है तो फिर सर्कल डेट क्यों नहीं भैया आपका? अच्छा, तो मैं बड़ा सख्त सवाल करने लगा हूँ कि जी मरियम नवाज जो हैं वो किसी को सियासत करने नहीं दे रही, ना नवाज शरीफ को, ना शहबाज शरीफ को, ना हमजा को। ऐसे है जैसे शायद वो पैटर्न चीफ है मुस्लिम लीग नून की। क्या कहते हैं मरियम की सियासत? सबसे नंबर 1 तो उनको एज जो है वो खतून होने का है, ठीक है।
चूँकि हमारे आप अगर माजी में गौर करें तो हमारे यहाँ पे ख़वातीन, सियासी जो ख़वातीन आई है उनमें से चंद एक कटखाट वाली आई है। ठीक है। मतलब बेनज़ीर के बाद मैं समझता हूँ कोई बेनज़ीर के पाए की अभी तक कोई खातून सियासतदान नहीं आई। ठीक है। उन्होंने मतलब अच्छी सियासत की और 2 दफ़ा वो वज़ीर-ए-आज़म भी बनी। अब ये जो आने वाले सियासतदान होते हैं, यकीनी बात है कोई ना कोई आइडलाइज करते हैं किसी ना किसी को। ठीक है। मरियम ने अपने बाप को आइडलाइज करने के साथ साथ कुछ थोड़ा सा अंदाज अपनाने की कोशिश की है, उस तरह से बोल्ड होने की। ठीक है। कि जिस तरह बेनज़ीर थी और बात कर देनी है सामने, खुला बात कर देनी है। ठीक है। तो वो वाली बात को देखते हुए, और दूसरा हमारा आपको पता है क्राउड है वो जरा ख़वातीन को ज़्यादा सुनने का मतलब पसंद करता है। तो यही वजह थी, कोई जब निकलती थी तो क्राउड काफ़ी होता था। बाकी आपने बात की कि वो हमजा की और उसकी शहबाज शरीफ साहब की, तो एक प्रेडिक्शन की थी शेख साहब ने, उन्होंने कहा था जी नून से शीन निकलेगी। आपको पता है वो नहीं निकली। अब ये कोशिश की जा रही है कि उसमें से हे निकाली जाए। ठीक है। मतलब मरियम के लेवल पे हे हमजा निकाला जाए। अब ये भी बात सामने आ रही है कि अब हमजा वाकई इतना उस लेवल के सियासत कर पाता है कि नहीं, क्योंकि वो तो इस वक्त अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। इतने इशू आए, इतनी बातें हुई, ना शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई ऐसा बयान आया, ना हमजा की तरफ से बयान आया। मुझे लगता है कि उनकी भी कहीं ना कहीं कोई गांठी अड़ी हुई है, वो सेटलमेंट के है या हो रही है या हो गई है। क्योंकि मुलाकातें देखे ना, अमेरिकन सफीर का जाके हमजा शहबाज को मिलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। बड़ी बात। बड़े बड़े लीडर हैं यहाँ पे पड़े हुए, क्यों उनको जाके मिले हैं। फिर जेल के अंदर जो खबरें आ रही है कि वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बड़े बासर लोग हैं जिनकी शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें हो रही है। वो बाहर भी आते हैं, जब मीडिया से मिलते हैं तो कुछ तरह का बयान नहीं उनका आता। तो मुझे नजर आ रहा है कि कुछ सेटलमेंट ऐसी है कि जिसकी वजह से ये सूरत हाल और गंभीर हो गई है और कोशिश की जा रही है। अब मुझे जो लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने ये देख लिया कि मैंने तो अपना बयानिया दे के टेल लगा के कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। चले अब छोटे भाई का बयानिया हम चेक कर लेते हैं, शायद इससे कोई अफाका हो जाए। ठीक है। तो वो बात तो एक ही होगी ना, अगर शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, नीचे हमजा को कोई उसके मुताबिक कोई ओहदा मिलता है, तो यकीनी बात है फिर बड़ा भाईजान जो है रिलीफ तो मिलेगा ना। यकीनी बात है, ये बात तो इस सूरत पे होगी ना। वो इसमें मतलब दो राय नहीं है। जो शहबाज शरीफ साहब है वो अपने बड़े भाई को अपने वालिद की जगह एहतराम का दर्जा देते हैं। मुशर्रफ के दौर में भी उनको ऑफर हुई कि आप छोड़ के आ जाइए, आपको वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं, तो नई बात वो ऐसी नहीं। अच्छा मुताब साहब, हफीज़ शेख साहब तो नाकाम रहे महंगाई को कंट्रोल करने में, अब आ गए हमाद अज़हर साहब। क्या तवक्कुआत हमारी क्या होनी चाहिए, कौम की क्या होनी चाहिए कि हमाद अज़हर साहब वही तवक्कुआत हमें रखनी चाहिए जो हमने हफीज़ शेख से रखी थी। इनके पास मुझे ये बताया ना जादू का कौन सा चिराग है या वाला दिन का कौन सा चिराग है जो रगड़ेंगे तो दिनों में जो मामला ठीक हो जाएंगे। जिस सतह पे हमारी मुईशत चली गई है, महंगाई जिस सतह पे चली गई है, माफिया कंट्रोल नहीं इनसे हो रहे, यकीनी बात है फिर वो क्या कर लेंगे। हमाद अज़हर एक बेचारा अभी नया बच्चा है, वो आया है, ठीक है, बात से पड़ा हुआ है, इसमें इजाफा कर रहा है शेख साहब अपना। अच्छा मुताब साहब के स्टेट बैंक गिरवी रख दिया गया है, इस ये क्या हकीकत है? स्टेट बैंक अभी रखने जा रहे हैं, मतलब ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अभी उस लेवल की नहीं हुई। उसको आज़ाद खुद मुख्तार करना चाह रहे हैं और कुछ यकीनी बात है फिर देखें ना, हुकूमत के पास अगर उसका इख्तियार नहीं रहेगा, कल अगर इनको तनख्वाहें देने के लिए कोई पैसों की जरूरत होती है तो किसको कहेंगे पैसे दे? IMF से ले लेगी ये पैसे या वो दे देगा इनको पैसे? वो तो पहले ही चाहता है कि इनकी जो सरकारी मुलाजम है उनकी पेंशन खत्म की जाए, इनकी ग्रेजुएटी खत्म की जाए, बोझ जो है सरकारी अदारों के ऊपर अजाफी जो है वो खत्म किया जाए। तो अगर ये स्टेट बैंक आज़ाद हो जाता है और उसमें आके उनके नुमाइंदे बैठ जाते हैं, जैसे आप कभी इस ईस्ट इंडिया जब था कंपनी थी तो जो पाकिस्तान इकट्ठा था तो वहां पे गवर्नर नहीं आता था, ये वो वायसराय आते थे। अब जब स्टेट बैंक आजाद कर देंगे तो फिर वहां वायसराय आएंगे, तो वायसराय को आप कैसे हुक्म चला लेंगे, कैसे उसको आप अपना ताबे कर लेंगे, बल्कि उसके आपने ताबे रहना, तो फिर मसाइल बढ़ेंगे। मुल्क की मीशत इस काबिल नहीं है, हमारे टैक्स वसूली जो है इतनी नहीं है कि सॉरी हम अपने अखराजात पूरे कर सकें। 400 अरब अगर हमें टैक्स मिलता है तो 800 अरब का खर्चा है, जिस घर के अंदर मतलब 4000 आता और 8000 का वो खर्चा करते हो महीने का, तो मुझे ये बताएं कि फिर वो कैसे घर चलेगा। फिर यकीनी बात है कब तक आप दूसरों के सहारे पे जिंदा रहेंगे, फिर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक पेनफुल हैं और मैं ये समझता हूँ कि सियासी जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम है जो कि मज़ीद बढ़ता जा रहा है। अब अगर पंजाब में तब्दीली लानी है तो मुझे ये बताया कि नून लीग के बंदे तोड़े बगैर या उनकी रजामंदी के बगैर
कैसे उनको मतलब लाया जा सकता है, जिनकी अक्सरियत है यहाँ पे पंजाब में पीटीआई के इत्तेहादियों के बाद। अगर जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं तो उनके तो 5-7 लोग हैं या 10-12 लोग हैं, मजीद वो कितने तोड़ लेंगे। अच्छा मतलब तो ये मसले तो पैदा होंगे ना। जहांगीर तरीन साहब एक दफ़ा फिर गर्म होने जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे अगर छेड़ा गया तो मैं सब कुछ उल्टा के रख दूंगा। क्यों छेड़ा जा रहा है, क्या छेड़ा जा रहा है? देखिए जी, जहांगीर तरीन साहब ने एक बीच में किरदार तो अदा किया ना, गिलानी साहब का जो सेनेटर बन जाना है उसमें आपके सामने ही था कि वो कहते थे जी उनके रिश्तेदार भी हैं, उनको सपोर्ट भी करेंगे। एटीएम तो है ना, ये तो पक्की बात है, एटीएम है। तो वो उन्होंने फिर वो किरदार अदा करके थोड़ा सा हुकूमत को बताया कि जनाब मेरा भी कुछ है जी इत्थे ध्यान ना जरा। उसके बाद फिर वो वज़ीर आज़म साहब काफ़ी नाराज़ हो गए, तो उन्होंने कहा जी फिर कट्टो इन्होंने पर्चे, और वो जो पर्चे दिए उनके ऊपर वो पुराने केसेस, पुराने वो सारे वाक़यात हैं। वो जो बंद मिल की बात करते हैं, फिर उनसे मनी लॉन्ड्रिंग हुई, तो ये तो मुशर्रफ दौर के अंदर ये उस वक्त वज़ीरे सनत थे, तो इनके कज़न जो है मासीदा जो है खालादा जिसे कहते हैं, वो वज़ीरे तिजारत थे। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर गेम चलाई थी और एक दफ्तर बनाया था बीमार संतों को बहाल करने के हवाले से। ये MM आलम के रोड अगर आप जाएं यहाँ से मिनी मार्केट की तरफ से, तो आप कॉर्नर पे लेफ्ट साइड राइट साइड पे बिल्कुल कॉर्नर पे वो एक दफ्तर बना था, हमने भी विजिट किया वो दफ्तर। तो पहले संतें बीमार की, उसके बाद उन्होंने खरीद ली। तो जब वो खरीद ली, उनको रिवाइव किया, तो वो उनके तो वारे न्यारे हो गए। तो ये चंद खानदान जिनमें ये खानदान बड़ा अहमियत रखता है, इसमें जो ये अख्तर बरादरान है, इनके जो आगे बेटे हैं, सॉरी जो हुमायूं अख्तर हैं, हारून अख्तर हैं, जहांगीर तरीन है, शौकत तरीन है, ये सारे आपस में मुनसेर हैं। अब उनको शौकत तरीन साहब को बुलाया उन्होंने, वज़ीर आज़म साहब ने, कि यार कुछ क्या करें, फिर इबादत तो बचा है, तो चलो इनको साथ कोई उनके अटैच करके मशीन लगा देते हैं खजाना का, ताकि चले ये इनके साथ मिल के जो है। उन्होंने तो भाई हाथ जोड़ दिए, हाथ खड़े कर दिए, माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा जी मेरे तो पहले ही नैब के केस चलाए हुए हैं आप लोगों ने, चल रहे हैं, तो मैं तो फिर इस तरह और पिट जाऊँगा। मेरा अपना जो कारोबार है बैंक का, उसका भी तो मैंने लुक आफ्टर उसको करना है। तो वो तो इस वक्त तक तो वो सुना है कि वो माजरत करके चले गए, आपके देखते क्या करते हैं। अच्छा अशरफ साहब, मैंने आज एक रिपोर्ट पढ़ी है कि जहांगीर तरीन साहब की जो सालाना आमदन है 72 अरब रुपए है, यानी कि मंथली तकरीबन अगर लगाया जाए तो 6 अरब रुपए मंथली। सिर्फ फ्लोर अपना इससे शुगर मिलों से 6 शुगर मिले हैं। कहाँ तक सदाकत है ये चीनी माफिया की? नहीं, सदाकत इसमें क्या है, बैंक शीट इनकी जो है वो आप चेक कर ले, उसमें पता चल जाता है। जैसे आपने बताया यकीनी बात ऐसा होगा, लेकिन मैं ये पूछता हूँ इनसे कि अगर इनकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री पे जाएँ तो 20-25 साल पहले चले जाए, ज़्यादा दूर नहीं, ठीक है, तो इनकी क्या हैसियत थी उस इलाके में, क्या एसेट थे इनके साथ, क्या एसेट थे इनके। जब आप किसी को पूछते हैं ना कि नवाज शरीफ तेरे को पैसे कितों आए ने, तू दे को भट्ठी ढालन वाला जरा सी टोलो ओदा तू बेटा है, अगर वो 1932 में कारोबार में थे, वो बेशक उनकी भट्टियाँ थी, ठीक है, अगर उनसे ये पूछा जा सकता है, जहांगीर तरीन साहब को भी जवाब देना चाहिए ना कि वो 3000 या 3200 एकड़ जो उन्होंने जमीन ली थी लीज पे, वो कैसे उनको मिल गई, ठीक है, क्या तजर्बा था उनके पास, क्या उनकी कोई स्टडी थी ज़राअत के हवाले से, वो इसका पढ़ के आए थे इस हवाले से, क्या उनके पास गुर था कि वो मुशर्रफ दौर में जो है सारा कुछ ले गए और उसके बाद अब वारे न्यारे हो गए हैं। उसी इलाके में पहले कपास होती थी, ठीक है, और उसी इलाके में अब गन्ना होता है, ठीक है, उसी इलाके में इन लोगों की मिले, जब कोई दूसरा मिल लगाने जाता है तो वहाँ पे इन्होंने कानून बना दिया, वारे आ जाता है। तो यकीनी बात है जवाब तो देने पड़ेंगे ना इनको। आखिरी मेरा सवाल यह है कि जी हुकूमत कोरोना लगा रही है, आज से 1 अप्रैल से पूरे सूबे में, पंजाब में ख़ास तौर पर लॉकडाउन है, तो बताइएगा ये लॉकडाउन क्या रिजल्ट निकालेगा? कारोबार बंद हो रहे हैं, कारोबार तबाह हो रहा है, क्या करे अवाम, क्या किस तरफ जाए? भाई अपना अवाम साहब, सीधी सी बात है, कोरोना अपना अपना तो कारोबार अपना अपना, ठीक है, हुकूमत का कोरोना है, ठीक है, तो गरीब या आम बंदों का कारोबार और नौकरी है, ठीक है। अब ये मुझे बताएं कि ये जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं इससे मजाक तो खुद अपना उड़वा रहे हैं ना, ठीक है। अब ये कहते हैं 6 बजे तक या 8 बजे तक दुकानें खोल लो, फैक्ट्री खोल लो, कारोबार खोल लो, 6 बजे तो लोग सवाल करते हैं ना, फिर मुझे ये बताएं जी 6 बजे तक कोरोना सोया रहता है या 8 बजे तक, उसके बाद उसको जाग आती है, तो मैं तो ये कहता हूँ भाई हुकूमत के कंट्रोल में है कोरोना, वो हो सकता है 7:45 बजे उसको कहते हो चल भाई बाजारा चला जाओ तो जाके लोगों को पै जा, तो लोग जड़े ने उन्होंने कहते भाई कोरोना आ गया अब चले जाए घर में चले। सरकारी मीटिंग चल रही है, सरकारी खाने हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कहते हैं जी दफा 44 आप 4 बंदे बाहर नहीं इकट्ठे हो सकते, तो मुझे ये बताएं जो ये सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कितने जर्नलिस्ट बुलाते हैं, उतने कितने लोग बैठे हैं, वहाँ पे ना कोई दफा 44 है और वहाँ पे कोरोना वैसे ही डरता है, भाई सरकार है पकड़ के मारेगी। इजाफा करता हूँ कि कमिश्नर लाहौर उस्मान, कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब और DC लाहौर रियाज मुदस्सर साहब जब निकलते हैं तो कानवाए की सूरत में जाते हैं छापे मारने। मकसद कहने का फिर कोरोना किधर जाता है उस वक्त, बिल्कुल उस वक्त डरता है कोरोना उनसे। ये SOP ऐसे होने चाहिए कि वो सरकार के पे ऊपर भी लागू हो,
वो आम लोगों पे हो, और एक ऐसा लाहे अमल तैयार किया जाए कि वो जो है ना मजाक ना बने, वो SOP मजाक ना। मुझे ये बताएं, जहाज से डरता है? जहाज बंद नहीं किए, लोगों की, गरीबों की जो उन्होंने ट्रेन वो बंद कर दी, बसें बंद कर दी, मुझे बंद कर दिया, और फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं, कारखाने खुले हुए हैं, दफातर खुले हुए हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल बंद कर देंगे या इस तरह से कर देंगे कि गरीब आदमी बेचारा जो 20, 30, 40 पे चिंची पे दे के चला जाता, वो स्पेशल रक्षा करवाए, 200, 300 खर्चे वहां तक जाने ज्यादा, या तो फिर ये कि उनको पर शर दें, इलेक्ट्रिक का पर, वो घर से छत पे बैठे पर लगाएं और उड़ के चले जाए दफ्तरों में, तो उनका खर्चा बच जाए। या फिर ये है कि वो जो 54 रुपये में 1 किलोमीटर हेलीकॉप्टर पड़ता था, उसका इंतजाम कर दें ताकि वो 12-14 लोग एक हेलीकॉप्टर में बैठ के चले जाएं, फिर इस तरह से दूसरे पे चले जाएं, सस्ता पड़ जाए। अदरवाइज ये बताएं कि जिन लोगों ने छोटे छोटे मजदूर हैं, उन्होंने 6, 7, 8, 10 किलोमीटर तक जाके, पैदल जाके या जैसे भी जाके सवारी पे जाके बेचारे काम करते, वो क्या करेंगे, कैसे कमा के लाएंगे? आपने अमीर की सवारी को तो बंद नहीं किया, आपने गरीब की सवारी को बंद किया, और उसका भी कोई बंदोबस्त करें, या फिर उसके अकाउंट ले, उनसे कहें जी अकाउंट खिलाएं, हर अकाउंट के अंदर उनके महीने का राशन डालें, पैसे डालें, वो घर बैठा खाएगा, चले नहीं जाएगा। अगर नहीं करेगा तो क्या करेगा? बच्चों को मरता हुआ देख सकता है, खुदकशी होगी, फिर मिसाइल बढ़ेंगे, जराइम बढ़ेंगे। तो इसलिए इसको देखना पड़ेगा। कोरोना में अगर आपने करना है SOP सख्त लेने पड़ेंगे, इसमें फिर मजाक बनाने वाले SOP नहीं चलेंगे। जी नाजरीन, सुनिए आपने अशरफ मेहताब से आपकी गुफ्तगू। नाजरीन, कोरोना है, एहतियात करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि कोई ठोस पॉलिसी बनाए जिससे अवाम मजाक ना बनाए, जग रसाई ना हो, जग हंसाई ना हो। प्रोग्राम के साथ इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।